हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस के रिगार्डिंग में। यही हम लोग का टॉपिक चल रहा था। जिस टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग, उसका नेचर क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा एंड टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि इवैल्यूएशन करना है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सही तरीके से हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग में हम लोग को इस टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हम लोग का इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ये हमारा टॉपिक का नाम है। Evaluating the operating effectiveness of control। ये हम लोग टॉपिक का नाम। देखो, अब हम लोग को कंट्रोल इफेक्टिव रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको ये पता करना है। तो सिंपली हम लोग को ये देखो, यदि अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, यदि कोई भी मिस स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है और वो यदि इंटरनल कंट्रोल के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, ये इसकी निशानी होगी। क्लियर है? इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। और यदि वो आइडेंटिफाई या डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक है। क्लियर? कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। चलो, वही कह रहा है टॉपिक की इवैल्यूएट करना है द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ओके, अब यदि कोई डेविएशन आइडेंटिफाई होता है, यानी कि इवैल्यूएट कर लिया ना, तो अब इवैल्यूएशन कर रहे हो तो हमको कोई क्या होता है, डेविएशन आइडेंटिफाई होता है। तो उसके लिए स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या की जाती है, तो टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक इंक्वायरी by auditor when deviation from controls are detected। देखो, ये इस पॉइंट को कंसिडर करता है कि यदि हम लोग इंटरनल कंट्रोल के थ्रू यदि कोई हम लोग को डेविएशन आइडेंटिफाई होता है तो उस दौरान ऑडिटर क्या काम करता है। ठीक है, वो तो सबसे पहले ये डिफाइन करेगा। तो इस सर्कमस्टेंस में ये होगा कि यदि ऑडिटर काम करने के लिए जा रहा है, ठीक है, ऑडिटर कोई कंट्रोल अप्लाई कर रहा है, उसको विश्वास था कि नहीं ये कंट्रोल सही है, परंतु उसी में कुछ क्या होता है, डेविएशन आइडेंटिफाई हो जाता है। और उस सर्कमस्टेंस में तो ऑडिटर क्या करेगा, स्पेसिफिक इंक्वायरी करेगा। स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या करेगा, पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डी टेस्ट ऑफ कंट्रोल that have been performed, provide an appropriate basis for reliance on the control। क्लियर? सबसे पहले वो इस चीज़ को देखेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेट हैव बीन फॉलोड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रिलायंस ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई किया गया है तो ये बताता है कि उस पर हम विश्वास कर सकते थे कि नहीं, यानी अप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड कर रहा है कि उस जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई किया गया है उस पर हम विश्वास कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट हैव बीन परफॉर्म प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर किस रिलायंस ऑन कंट्रोल। दूसरा
एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या ज़रूरी है, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा देंगे, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर नेसेसरी, सी पोटेंशियल risk of potential risk of misstatement need to be addressed using substantive procedure. पहला, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या उस पर हम विश्वास कर सकते थे। दूसरा, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने की क्या जरूरत, कोई भी जरूरत रिक्वायरमेंट है या नहीं। थर्ड, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है क्या, नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग द सब्सटेंशियल प्रोसीजर। पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट क्या को अप्लाई कर, उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि क्या क्या रिस्क है, क्या क्या रिस्क नहीं है उस फैक्टर में। ओके, अब हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर की रिगार्डिंग में तो हम लोग पढ़े होते हैं कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो प्रोसीजर होता है जो क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, और जिसमें हम लोग दो बात को शामिल किए होते हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा क्या करते थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल। ये दोनों किसका पार्ट था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। अब हम लोग चलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल में। ठीक है, देखो सबसे पहले एक छोटा सा ये लिख देते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्लियर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के दो पार्ट निकाल दो तुम अच्छे से। ठीक है, एक हो गया सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक इसका हो जाएगा तुमको सॉरी टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और दूसरा हो जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, टेस्ट ऑफ डिटेल का भी दो पार्ट, ये करता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का, ये करता है टेस्ट ऑफ बैलेंस का। ठीक है, ये होता है ट्रायल, क्या होता है वाउचिंग, और ये होता है वेरिफिकेशन। क्लियर है, सिंपल सिंपल ऑडिट प्रोसेस। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या है, डिजाइन किया जाता है किस चीज़ के लिए, टू डिटेक्ट क्या, मटेरियल मिस स्टेटमेंट किस लेवल पे, एट असर्शन लेवल। क्लियर, चलो एक डायग्राम जो कि बुक का दिया हुआ है तो वो हम लोग चलते हैं एक बार देख लेते हैं बुक में कैसे डायग्राम मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले मेंशन है ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर दो टाइप्स के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यानी कि रैप। ठीक है, दूसरा अदर प्रोसीजर। अदर प्रोसीजर में हम लोग तो देखे होते हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल जिसको कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं, एक देखे होते हैं हम लोग सब्सटेंटिव का हम लोग देख लिए होते हैं दो, टेस्ट ऑफ डिटेल, दूसरा हम लोग देख लिए होते क्या, एनालिटिकल। टेस्ट ऑफ डिटेल का भी दो पार्ट, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका टेस्ट ऑफ
बैलेंस, इसको क्या कहते हैं भाउचिंग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। क्लियर है, इसको कहते हैं भाउचिंग, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, डिजाइन करना है एंड परफॉर्मिंग करना है किस रिगार्डिंग, सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिगार्डिंग। ओके, हम लोग को क्या करना है, जी यानी परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो कभी कभी ये होता है, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं डिपेंड्स करेगा, ठीक है, वो ऑडिटर क्या करेगा डिटरमाइन करेगा, यानी कौन कौन से फैक्टर पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर सॉरी डिपेंड करेगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द सर्कम टॉपिक बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर में डिटरमाइन डेट, क्या सिर्फ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया करके नहीं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर क्या सफिशिएंट है किस चीज़ के लिए, टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू द एक्सेप्टेबल लो लेवल। वो क्या है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द circumstances the auditor may determine that, the auditor may determine that क्या वो परफॉर्मिंग करेगा, ओनली substantive analytical procedure will be sufficient to reduce audit risk to an acceptable लो। क्लियर है, यानी कि ये कह रहा है कि सफिशेंट क्या होता है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर खुद क्या है, सफिशेंट है किस चीज़ की रिगार्डिंग, ऑडिट रिस्क को जीरो लेवल पे यानी कि लो लेवल पे कर देगी रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरा ये डिटरमाइन करता है, ये भी बताया ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर एप्रोप्रिएट। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, यदि अगर सैप का एंड टेस्ट ऑफ डिटेल का कंबाइंड लेवल कर दें, यानी कि सैप सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल को कंबाइंड रूप से क्या करें, यूज करें, तो ये क्या करते हैं, रिस्क को और भी क्या करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं अच्छे तरीके से। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर मोस्ट responsive to assess test। क्लियर है। देखो, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है, तो ये बताता है कि सैप जो है सफिशिएंट है किस रिगार्डिंग, रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल रिगार्डिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल भी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सैप और टेस्ट ऑफ डिटेल का जब भी हम यूज करेंगे तो वो क्या होता है, मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू एसेस रिस्क के बारे में वो क्या करेगा, बताएगा। क्लियर है आपको इस, ठीक है। अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑन विच सर्कमस्टांसेस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में यूज एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, एक्सटर्नल
confirmation as substantive प्रोसीजर, यही टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब देखो देखो ऑडिटर क्या वो करता है ना, ये डिटरमाइन करता है, ऑडिटर क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज किया जाएगा एज ए सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ एग्जांपल है, ठीक है, जिस सर्कमस्टेंसेस में क्या किया जाता है ना, इसको यूज किया जाता है एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑन विच सर्कमस्टेंसेस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में यूज एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। देन सबसे पहले पहला कन्फर्मेशन बैंक बैलेंस चेक करने के रिगार्डिंग, ये क्योंकि बैंक बैलेंस यदि हम चेक करने के लिए जाते हैं ना, तो बैंक से क्या करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेते हैं। दूसरा अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल BR, यानी कि डेटर से क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। इन्वेंट्री यदि थर्ड पर्सन के पास है तो उससे भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री है कि नहीं है। इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, यदि कोई टाइटल डीड किसी लॉयर के पास है तो लॉयर से भी हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हेल्ड बाय लॉयर्स। ठीक है, पांचवा यदि इन्वेस्टमेंट रोक के रखा गया, हेल्ड करके रखा गया किसके द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उससे सर्कमस्टेंसेस में भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेफ कीपिंग बाय थर्ड पार्टी। ठीक है, या अमाउंट ड्यू है, बकाया है लेंडर को, ड्यू टू लेंडर उस सर्कमस्टेंसेस में, और अकाउंट पेबल बैलेंस है तो उस सर्कमस्टेंसेस में क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक करके पता किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। ओके, अब ये डिटरमाइन किया जाता है, अब ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन कौन सा फैक्टर, यानी कौन कौन सा फैक्टर ये अफेक्ट करता है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को यूज किया जाएगा एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के तौर पे, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा कि ये जो प्रोसीजर एनालिटिकल क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को यूज किया जाएगा एज ए सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हेडिंग के तौर पर यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, विच फैक्टर अफेक्ट द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज एज ए सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो लिख लो फैक्टर्स दैट में assist the auditor in determining whether external confirmation procedure are to be performance substantive procedure include क्या। सबसे पहले एक बात तुमको ये बताओ, यदि तुम चाहते हो कि कोई डेटर है उससे हम कन्फर्मेशन लेने के लिए कन्फर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई डेटर उससे हम क्या लेना चाहते हैं, कन्फर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो कम से कम जिस डेटर से आप कन्फर्मेशन लेना चाह रहे हो उसको भी तो ये पता होना चाहिए कि पता होना चाहिए उस नॉलेज के क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कि आप किस चीज़ के रिगार्डिंग में आप कन्फर्मेशन लेना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट, दी कन्फर्मिंग पार्टीज knowledge of
सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ये तो कम से कम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नॉलेज हो भी नहीं रहेगा और क्या क्या कहते हैं ना, वो सामने वाला पार्टी आपको कन्फर्मेशन दे देगा। क्लियर है। अब तुम जा रहे हो इससे कन्फर्मेशन लेने के लिए, किससे, डेटर से क्या कर रहे हो, जा रहे हो कन्फर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। अब डेटर का इंटेंशन ही नहीं है कि तुमको कन्फर्मेशन दे उस टॉपिक पे, उस जो चीज़ आप कन्फर्मेशन लेने के लिए चाह रहे हो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में, किसको, थर्ड पार्टी को। और दूसरा ये कि उसका इंटेंशन भी होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने का, जो भी आप क्वेरी करेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने का क्या होना चाहिए, इंटेंशन भी होना चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या आते हैं, और वो सक्षम भी होना चाहिए, दी एबिलिटी और विलिंगनेस, द एबिलिटी और विलिंगनेस of intended conforming party to respond। क्लियर है, कोई भी सो। अब ये दो बात हो गया, ठीक है। अब हमको ये भी देखना जरूरी होता है, हो सकता है ये दो पॉइंट क्लियर है। हो सकता है कि जो रिस्पॉन्डिंग पार्टी है, ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का रिस्पॉन्डिंग पार्टी है, वो क्या करे, कन्फर्मेशन दे ही नहीं, वो क्या करे, कन्फर्मेशन दे ही नहीं। तो यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे ही नहीं, मे नॉट क्या एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी for responding to a confirmation request। हो सकता है कि वो क्या एक्सेप्ट ही नहीं करे, कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट करने की इस क्वेरी के रिगार्डिंग आपको जवाब देने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि जो रिस्पॉन्ड करेगा सामने वाला इंसान, उसे हो सकता है कि टू कॉस्टली हो सके और टाइम कंज्यूमिंग हो, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं हो थर्ड पार्टी के लिए, में कंसिडर हो सकता है, में कंसिडर रिस्पॉन्डिंग करना बहुत क्या हो, रिस्पॉन्डिंग टू कॉस्टली हो, और क्या होना चाहिए, क्या हो, टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर। ये भी हो सकता है कि यदि वो रिस्पॉन्ड करने के लिए जाएगा तो लीगल लाइबिलिटी उसके ऊपर होना शुरू हो जाए। यदि वो रिस्पॉन्ड करने के लिए जाएगा तो हो सकता है कि उस पर लीगल लाइबिलिटी भी लगना शुरू हो जाए। इस कारण से भी क्या करना चाहिए, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये भी हो सकता है मे अकाउंट फॉर ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट करेंसी। हो सकता है तुम दूसरे करेंसी के बारे में सोच रहे हो और सामने से दूसरे करेंसी में ट्रांजैक्शन किया गया है, हो सकता है ना। अब नेक्स्ट, यदि तुम कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेना चाह रहे हो, यानी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, और एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन लेना चाह रहे हो थर्ड पार्टी से, परंतु वो थर्ड पार्टी कौन है, रिलेटेड पार्टी है, यानी कि वो थर्ड पार्टी कौन है, रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो इनसे कॉन्फर्मेशन लेना क्या होगा, ये होगा लेस रिलायबल। हो सकता है ना कि ये रिलेटेड पार्टी है किसका, कंपनी का, किसका है, कंपनी का। तो हो सकता है कि ये जो जवाब मांगे उसके एवज में तुमको यस 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 हाँ में हाँ मिलाते हुए जाएगा, हो सकता है। तो इस सर्कमस्टेंस यदि कॉन्फर्म एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पार्टी यदि रिलेटेड पार्टी हो तो वो क्या होता है ना, लेस रिलायबल होता है। ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, किस चीज़ के रिगार्डिंग रिलेटेड है, तुमको रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्लोजिंग रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट
क्लोजिंग प्रोसेस, यही ना, यही टॉपिक है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ये सब फैक्ट को इंक्लूड करेगा जब सब्सटेंशियल प्रोसीजर यूज किया जा रहा है, जो कि क्लोजिंग प्रोसीजर किससे से रिलेटेड, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्या करे, ये देखेगा कि वो मैचिंग हो रहा है कि नहीं, एग्री कर रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, एग्री और रिकंसाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वो ये बता रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा रखे हुए हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डाटा रखे हुए हैं यानी कि पुट किया गया है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसी चीज़ के रिगार्डिंग में एग्रीइंग एंड रिकंसाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। सेकेंड, वो एग्जामिन करेगा कि जो भी जर्नल एंट्री सब क्या होता है पुट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या एडजस्टेड किया गया है कि नहीं किया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। एग्जामिन करेगा क्या मटेरियल जर्नल एंट्री, यानी कि कोई भी जो अफेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, मटेरियल जर्नल एंट्री एंड other adjustment made during the course of preparing the system। कहने का मतलब वो एग्जामिन करेगा किस चीज़ को, मटेरियल जर्नल एंट्री को एंड अदर एडजस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि पहला ये कि एग्रीइंग और रिकंसाइल करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, और दूसरा ये करेगा एग्जामिन करेगा मटेरियल जर्नल एंट्री को वो प्रॉपर रूप से एडजस्टेड किया गया है कि नहीं किया गया, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके। अब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के रिगार्डिंग में एक और चीज़ है, बहुत सिंपल है, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे रिस्पॉन्सिव है किस रिगार्डिंग, टू सिग्निफिकेंट रिस्क, क्लियर टॉपिक है। हम लोगों ने ये जाना हुआ था ना कि सिर्फ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या करता है ना कि जो भी रिस्क होता है उसको क्या करता है एक्सेप्टेबल लो लेवल पर लेकर आता है, और टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है एप्रोप्रिएट होता है। जब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है अच्छी तरीके से अप्लाई किए जाते हैं तो क्या होता है मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द ऐसा रिस्क होता है। तो उस सर्कमस्टेंस में क्या होता है जब भी सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसके साथ मिलके विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स के साथ मिल करके क्या करता है वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, और रिस्क को क्या करता है, रिस्क को एक्सेप्टेबल लो लेवल पर लाता है, तो जैसे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या करता है वो खुद एप्रोप्रिएट है कि एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल, जब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल को क्या होता है एक साथ कंबाइन करके अप्लाई करते हैं तो क्या होता है किसी भी रिस्क को क्या करता है ना वो रिस्पॉन्स करके सही तरीके से उसको क्या करता है एक्सेप्टेबल लो लेवल पर लाता है। यही होता है हम लोग का सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ओके। अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को ये देखना था कि जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सारे लेक्चर को क्या करते हैं एक साथ में बैठ के आपको रिकॉल करवा दिया जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीटेड हो जाएगी तब चैप्टर बाई चैप्टर सारा चैप्टर का रिकॉल करवा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें कहीं भी आपको इशू हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको लेक्चर पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।